मैप सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ज़रा इस कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज़ देख लें। ये देखें, यहाँ है रशिया और ये है साइबेरिया और ये है अलास्का। देखें यहाँ अमेरिका रशिया दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ जाते हैं, बहुत कम डिस्टेंस रह जाता है। ठीक है, और दरमियान में एक सी है जिसको कहते हैं बेरिंग सी। ठीक है जी, यहाँ से ये अमेरिका की स्टेट अलास्का होती है। वेल कभी ये अलास्का भी रशिया के पार्ट था, जिसे बहुत सस्ता बेचा था। क्राइमिया वॉर में रशिया को इंग्लैंड, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर से शिकस्त हो गई थी। तो ये अमेरिका को क्यों बेचा? क्योंकि कनाडा उस ज़माने में ब्रिटेन का पार्ट था और उनसे तो दुश्मनी थी, और ब्रिटेन एक सुपर पावर थी। अगर ब्रिटेन को भेज देते हैं तो ब्रिटेन और रशिया का बॉर्डर बहुत करीब आ जाता। अमेरिका उस वक्त सिर्फ एक रीजनल और इंडस्ट्रियल पावर थी, फौजी पावर तो थी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका को भेज दें, और यही वजह है कि ये अमेरिका की 49 स्टेट है। वेल अगर हम ये मैप देखें तो ये अब अलास्का और ये जो एक बॉर्डर है, यहाँ से ये पूरा कनाडा चल रहा है। लेकिन यहाँ अगर गौर से देखो, ये भी अलास्का का ही पार्ट है। यानी ये पूरा जो समंदर है इस साइड का, पैसिफिक ओशन का, वो कनाडा के पास नहीं है। और ये देखो गल्फ ऑफ अलास्का कहलाता है। ठीक है, ये इलाका अब यहाँ से आ जाता है ये हमारा कनाडा, और इसके ऊपर है ब्योफोर्ट सी, और उसके ऊपर है आर्कटिक ओशन, जिसे उर्दू में कहते हैं बहरे मंजमदेश शुमाली, जो कि किसी ज़माने में, बल्कि अब से चंद साल पहले तक पूरे साल यहाँ बर्फ़ जमी रहती थी। लेकिन अब मौसम जो चेंज आया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जो एनवायरमेंटल चेंज हुई है, उसके बाद अब यहाँ पे गर्मियों में एटलीस्ट बर्फ़ पिघल जाती है, और उसके बाद इस इलाके की अहमियत भी बहुत हो गई है। वरना कभी कोई इस इलाके को अहमियत ही नहीं दे रहा था। कनाडा को अगर अपने इस पार्ट से यहाँ तक भेजनी होती थी कोई चीज़, तो ये लंबा रास्ता और यहाँ से भी पानामा कैनाल के ज़रिए होता था। लेकिन अब बहुत चेंज होता जा रहा है। अब कनाडा वाले भी यहाँ से इन जज़ीरों की तरफ से अपने हिस्सों को मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचने लगे। तो पूरा हम ये डिस्कस करते हैं। पहले देख लें और क्या क्या शामिल है। यानी ये अलास्का हो गया, जो कि ज़ाहिर है अमेरिका की स्टेट है, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और ये आ गया मैक्सिको। क्या सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं? नहीं जी, नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत कंट्रीज़ हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। एक तो रीजन है, एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का रीजन है, जो रीजन भी नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, और मैं आज ये डिस्कस करूँगा। दूसरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का रीजन है वो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, लेकिन वो रीजन कहलाता है सेंट्रल अमेरिका। ये देखें, इधर जो है कुछ कंट्रीज़ दी हुई हैं, जिनमें क्यूबा एक जज़ीरा है, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक, बेलाइस, निकारागुआ इधर, और एक और रीजन है जो इधर जज़ीरे हैं, जो कि कैरेबियन कहलाता है। कैरेबियन के जो जज़ीरे, इन्होंने मिलकर अपनी क्रिकेट टीम भी बनाई है, जिसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। और यहाँ देखो, ये है पानामा कैनाल, जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाती है। और यहाँ कोलंबिया से फिर अगर आप नीचे जाओ तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। यानी अगर आप बॉर्डर देखो तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वो यहाँ तक आता है, पानामा तक, और दरमियान में पानामा और कोलंबिया के दरमियान में एक इलाका है, डेरियन गैप कहलाता है, जहाँ पे कोई सड़क मौजूद ना है, ना बनने का कोई बाज़ाहिर चांस है। वैसे तो एक पान अमेरिकन हाईवे है जो कनाडा से अमेरिका, फिर सेंट्रल अमेरिका, फिर ये सारी कंट्रीज से होती होती यहाँ पानामा में यहाँ तक आती है। लेकिन इधर पानामा के इस इलाके से, यानी पानामा कैनाल से नीचे से लेके यहाँ कोलंबिया तक डेरियन गैप है, जहाँ पे सड़क है ही नहीं। तो क्या बन ही नहीं सकती? वाल मुश्किल ज़रूर है। उसका रीज़न है ये जगह बड़ी अजीब सी है। अगर देखो पूरा कोई दरिया हो तब भी आप वहाँ सड़क बना सकते हो। कहीं पानी छोटा सा आ जाएगा, समझो 2-2 फीट गहरा है, कभी अचानक ऊंचाई आ जाती है, और बड़े ख़तरनाक जंगल और जहरीले कीड़े, वो कीड़े जो कि आदमखोर हैं, इंसानों को खा जाते हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। बड़े ख़तरनाक सांप, बिच्छू। तो यहाँ अब तक कोई वर्क हुआ ही नहीं है सड़क के लिए। फिर दोबारा ये पान अमेरिकन हाईवे आ जाती है, जो ब्राज़ील अर्जेंटीना से नीचे पूरे साउथ अमेरिका जाती है। तो क्या यहाँ फ्यूचर में बन जाएगी डेरियन गैप में हाईवे? वेल अमेरिका नहीं चाहता।
एक तो देखो अभी ये जो डैरियन गैप है यहाँ से पैदल लोग ज़रूर सफ़र करते हैं, 12 दिन लगते हैं, बेशुमार लोग तो रास्ते में मारे जाते हैं। और यहाँ कोई प्रॉपर हाईवे बनेगी तो डैरियन गैप अबूर करना बड़ा आसान होगा। और इमिग्रेंट पहले वो मैक्सिको पहुँचेंगे और फिर अमेरिका पहुँचेंगे, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। एक और रीज़न, स्मगलर्स, कोलंबिया में स्मगलर्स का बहुत होल्ड है। अब जब यहाँ डैरियन गैप में तो रास्ता है ही नहीं, तो वो यहाँ बहरी जहाज़ों के ज़रिए स्मगलिंग करते हैं। और पनामा टोटली अमेरिका के कंट्रोल में, आज़ाद मुल्क होने के बावजूद यहाँ अमेरिकन नेवी और कोस्ट गार्ड उनको ब्लॉकेट कर देते हैं। लेकिन अगर रोड बना तो फिर वो स्मगलिंग भी आसान हो जाएगी। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीज़न है। अब आ जाओ ग्रीनलैंड। ये वैसे तो जिसका एक मशहूर नाम भी है, क्या, कलालीत नुनाथ। ये है तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन डेनमार्क की कॉलोनी है। अब डेनमार्क तो यूरोप का मुल्क है, जी हाँ। और ये आइसलैंड किस में है भाई? क्या ये यूरोप में या ये नॉर्थ अमेरिका में? तो देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ से इतना पार्ट इसका यूरोप में, इतना नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन इसे माना यूरोपियन कंट्री जाता है, ठीक है जी। ये बात भी समझ लीजिए। यहाँ ग्रीनलैंड सी है, और ग्रीनलैंड में भी जब से रेयर अर्थ मेटल निकला है 2009 में बड़ी हद तक ये खुद मुख्तार हो चुके हैं, ऑटोनोमस रीजन रह गया है बस अब ये डेनमार्क का। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फैरो आइसलैंड को मिला के किंगडम ऑफ डेनमार्क कहते हैं। तो अब अमेरिका चाइना का यहाँ इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। लेकिन इतना बड़ा मुल्क जिसकी एरिया पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है, पॉपुलेशन सिर्फ 50,000 है, और वो भी यहाँ शुरू की साइडों पे ही रहती है। अब देखो ये एक डेविस स्ट्रेट है और ये बैफिन बे है, जो कि दरमियान में किसके, ग्रीनलैंड के और कनाडा के। यह आपको ये जो बैफिन दिख रहा है ना, दुनिया का 5वां बड़ा जजीरा है। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जजीरा दुनिया में किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। अभी ये सारे गैर आबाद हैं, फ्यूचर में यहाँ पे आबादियाँ बढ़ाई जा रही हैं। देखें इधर, देखें बहुत सारे जजीरे हैं। एलिज़ाबेथ आइसलैंड दिख रहा है आपको, और ये है डेवोन आइसलैंड, दुनिया का सबसे मुनफरिद जजीरा। वैसे तो ये 27वें नंबर पे आता है बड़े जजीरों में। अब आप बोलो सर एकदम 5 के बाद आप 27 की बात कर रहे हो क्या? दरमियान में चले मान लिया कि बैफिन जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जजीरा है, डेवन की आप बात क्यों कर रहे हैं भाई? दुनिया के गैर आबाद जजीरों में सबसे बड़ा यही है। वैसे तो 27वें नंबर में आता है, अगर गैर आबाद जजीरे करें तो डेवन है। दूसरी बात, जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है मार्स पे जाने के लिए, वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? डेवन आइसलैंड में। आखिर क्यों? बिल्कुल मार्स जैसा माहौल है, वैसी सुर्ख मिट्टी जैसे मार्स में पाई जाती है। इसे कहा जाता है कि अगर मार्स ज़मीन पर कहीं है तो कहाँ है? डेवन आइसलैंड में। वेल थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो ये विक्टोरिया आइसलैंड आता है, जो कि दूसरा बड़ा जजीरा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का या कनाडा का। वर्ल्ड वाइड ये 9वें नंबर पे आता है, बता चुका हूँ। कनाडा का सबसे बड़ा जजीरा बैफिन है, जो वह वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है, और फिर ये 9वें नंबर पे आता है विक्टोरिया। ये देखो यहाँ बहुत कम आबादी है, यहाँ गैर आबाद नहीं है, मतलब चंद हज़ार है, और बैफिन में भी चंद हज़ार लोग रहते हैं, लेकिन गैर आबाद नहीं है। डेफिन में तो आज तक आबादी हुई नहीं है, हालांकि इससे दूर वाले एलिज़ाबेथ वगैरह में भी है आबादी, लेकिन यहाँ नहीं है। ठंडे ममालिक यहाँ पूरा साल बर्फ़ जमी रहती है। और अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कनाडा की 90% से ज़्यादा आबादी वो यहाँ है। ये जो बॉर्डर लाइन है बिटवीन यूएस एंड कनाडा, यहाँ पे रहती है 90% से ज़्यादा, क्योंकि आगे इतनी ख़तरनाक सर्दी है कि वहाँ रहना बहुत बहुत मुश्किल, और नामुमकिन तो अब नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ नामुमकिन भी है, जैसे कि डेवन आइसलैंड है, ठीक है। यहाँ से खला नवर्दों को प्रैक्टिस कराई जा रही है और कुछ नहीं। और जो 10वां बड़ा जजीरा एलिस मेयर वो भी यहीं पे, और 16वां बड़ा जजीरा यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड। अब देखो एक दो चीज़ें और बड़े काम की बात बता दो। यहाँ एक हडसन बे है, ठीक है। दुनिया का बड़ा तरीन बे जो है अगर आप देखो तो वो हडसन बे यहाँ पे, ठीक है। बे किसको कहते हैं? ये देखो समंदर दरमियान में खुशकी के अंदर चला गया, ये चीज़ कहलाती है बे। और ये जो जजीरा है ना, ये जो पूरा प्रोविंस है, ये क्यूबिक प्रोविंस है जहाँ फ्रेंच बोली जाती है, और यहाँ अलहदगी की तहरीक चल रही है कनाडा से बहुत अरसे से, ठीक है। ये कनाडा से अलग होना चाह रहे हैं। अब अलग हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो तो खैर बहुत बात की बात है।
और क्यूबेक का जो कैपिटल है वो मॉन्ट्रियल है। वेल, कनाडा का कैपिटल तो ओटावा है और सबसे बड़ा शहर टोरंटो है, और ये एंटारियो स्टेट में आते हैं कनाडा के। ताहम यहाँ पे देखो तो बहुत सारे और भी प्रोविंस हैं, लक्वाद्वीप, सीबीए और ये न्यू फाउंडलैंड जो मैंने कहा दुनिया का 16वां जजीरा, बड़ा जजीरा, यहाँ भी वैसे आबादी मौजूद है। ठीक है जी। अब आते हैं कुछ और, हम कनाडा के फिज़िकल फीचर करते हैं। मेन सिटी में देखो मॉन्ट्रियल, टोरंटो और ओटावा, ये सारे यहीं पे। एक और सिटी भी बड़ा है मैं, वैंकूवर, जिसका नाम अगर आपने सुना होगा, ये बिल्कुल पैसिफिक ओशन की साइड पे। अब कनाडा की भी ज़्यादातर जो आबादी है वो मैंने बताया नीचे की साइड पर ही है। तो इस साइड पे क्या है, देखो यहाँ ज़्यादातर ये माउंटेन रीजन है। दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन है वो तो सारी एशिया में ही है। तमाम जो नॉर्थ अमेरिका की ऊंची तरीन माउंटेन है मिकल्ले, वो अलास्का में, और अलास्का के बाद माउंट लॉगन जो सेकंड है वो कनाडा में। और ये पूरा जो ये इलाका है ये रॉकी माउंटेन्स कहलाती हैं। ये यहाँ से कनाडा अमेरिका से शुरू होते होते कहाँ तक जाती हैं, मैक्सिको तक। अब कनाडा अमेरिका का बॉर्डर लाइन दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन है ये वाला, हालांकि ये भी है कनाडा अमेरिका का, लेकिन इसके अलावा यही दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसे 49 पैरेलल लाइन कहते हैं। यहाँ से देखें ये शुरू हो रहा है, ये चले जा रहा है, बीच में 5 ग्रेट लेक्स आती हैं। अब ये ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं, तो देखो सुपेरियर तरतीब के लिहाज से, ठीक है, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। ठीक है। अब मिशिगन और ह्यूरन को ना मिला दिया गया है। वैसे तो इनमें सबसे बड़ी सुपेरियर है, लेकिन अगर मिशिगन ह्यूरन को मिला के देखा जाए तो फिर वो सुपेरियर से बड़ी बनती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये लेक सुपेरियर है और ये देखो मिशिगन ह्यूरन को मिला दिया गया है। वेल, अगर देखा जाए तो सुपेरियर मिशिगन के अलावा बाकी जितनी है ना, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर लाइन पे, जैसे कि सुपेरियर है आधी कनाडा में आधी यूएसए में। लेक ह्यूरन के साथ भी यही है, यही एरी और ओंटारियो के साथ भी है। ठीक है। और एरी और ओंटारियो के दरमियान में मशहूर ज़माना नियाग्रा फॉल है। ठीक है। नियाग्रा फॉल सबसे ऊंची नहीं है, ऊंची तो सिर्फ 169 फीट है, और जो एंडस है वेनेजुएला में वो 3200 फीट ऊंची है। ये यहाँ है वेनेजुएला, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका में और कनाडा के बॉर्डर पे, और बड़ी खूबसूरत है और बनाया गया है ख़ास तौर पे उसको। ज़ाहिर है अमेरिका जैसे और कनाडा जैसे बड़े मुल्क हैं तो सैयाह सबसे ज़्यादा यहाँ ही आते हैं, मशहूर यही है। अब इन 5 ग्रेट लेक्स के बाद फिर आता है सेंट लॉरेंस रिवर, जो यहाँ से फिर जाकर के गिरता है समंदर में। और ये 5 फ्रेश वाटर लेक्स हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जो फ्रेश वाटर है 51% कनाडा में, और ये सिर्फ 1% अपना वाटर कंज्यूम करते हैं, 99% समंदर में गिर जाता है। और फ्यूचर में जब वाटर के लिए जंगें होंगी तो कनाडा की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट होगी, दौलत होगी, वो फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी तो आबादी कम है। चलें 1% कंज्यूम करते हैं, हो सकता है सब 2% कर लें, तो 98% तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो क्या यही सिर्फ 5 ग्रेट लेक्स हैं? अच्छा देखो, इनको याद रखना भी बड़ा आसान है, क्योंकि अगर पूछते हैं ईस्ट टू वेस्ट तो हम कह सकते हैं एस से सच्चा, एम से मुसलमान। ठीक है। हेल्प एवरीवन। ठीक है। और इस्लाम में असल चीज़ ये है भाई, लोगों की खिदमत करो। अब यहाँ पे देखें तो कुछ और लेग्स भी हैं, जैसे कि देखें मैंने आपको बताए हुए थे कि जजीरे जो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, बाफिन, विक्टोरिया, एलिसमेयर, न्यू फाउंडलैंड, क्यूबा तो एक ही अलग मुल्क ही है, आइसलैंड और डेवोन, जिसका मैंने अभी कहा कि मार्स जैसा माहौल है। फिर लेग्स में सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ठीक है, ये तीनों तो ग्रेट लेग्स में आती हैं, जिनमें आगे फिर ये एरी और ओंटारियो आती है। लेकिन सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन के बाद अगर बड़ी देखें तो वो ग्रेट बेयर और ग्रेट स्लेव हैं, और फिर बीच में एक विनीपेग भी है, और फिर ये अतास्का रेनडेयर। ठीक है। और जो डीपेस्ट लेग है वो ये स्लेव लेग है, और वॉल्यूम के लिहाज से भी सबसे बड़ी सुपेरियर। अच्छा देखो, दुनिया की दूसरी बड़ी लेग है सुपेरियर, लेकिन फ्रेश वाटर में 1 पे आती है, क्योंकि जो कैस्पियन सी है वो फ्रेश वाटर नहीं है, समुद्री पानी है उसमें। तो ये बाकी लेग्स का लोकेशन मैं आपको इनकी भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है बेयर लेग,
ठीक है, ये स्लेव लेग जो सबसे गहरी है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी लेग की बात हो, डीपेस्ट। फिर देखो ये अतास्का है, ठीक है, और उसी के नीचे ये विनीपेग है, और यहाँ देखो तो रेंडियर है। तो देखो इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं कि अकास्ता नामी कोई आदमी है, ठीक है, बाकी जो बची कुची ना अतापास्का, और इसके स्लेव कौन कौन है, रेंडियर, विनीपेग और बेयर। ऐसे याद कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो कनाडा का मैं देख लूँ अच्छी तरह पोस्टमार्टम करके कि कुछ रहा तो नहीं क्या। हाँ, जो इसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग है कैनेडियन नेशनल टावर, वो कहलाती है CN टावर, जो किसी ज़माने में नॉर्थ हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची बिल्डिंग ही थी। अब ये एरिज़ोना का जो जंगल है वो भी बेसिकली USA और कनाडा के बॉर्डर पे। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं भाई। अमेरिका में हमने ये अलास्का को तो कर लिया था, अब ये मेन लैंड अमरीका पे आते हैं। वेल देखो, अमेरिका की जो 13 आबाद स्टेट थी शुरुआत की, वो सारी इधर ही थी। और बेसिकली जब अमेरिका मुल्क बना आज़ाद हुआ ये कि देखो यहाँ लोग आए कहाँ से, आज से 20,000 साल पहले जब आइस एज था, ये सारी जगह बर्फ़ बनी हुई थी, तो यहाँ से लोग आकर के आबाद होना शुरू हुए यहाँ पे। लेकिन आज से ठीक 11,500 साल पहले आइस एज ख़त्म हो गया और समंदर दोबारा आ गया। लेकिन जो लोग बसे थे वो यहाँ ही नहीं रुके, ये इधर इधर करते करते हर पूरे अमेरिका फैल गए। अब अमेरिका के जो लोग थे ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये इनको यहाँ का नक्शा इनके पास था, इन्हें पता था यहाँ ये मुल्क है, ये मुल्क है, ये बस इतनी दुनिया को जानते थे। और बाकी जो 3 कॉन्टिनेंट थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, वो आपस में उनको पता था कि भाई एशिया में ये कंट्री है, यूरोप, अफ्रीका। अमेरिका नाम के कोई कॉन्टिनेंट्स हैं तो वो उनको नहीं पता था, अमेरिका लोगों को यहाँ का नहीं पता था, जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं आया है और आगे बड़े जुल्म किए यहाँ के लोगों पे, वो अलग से मैं बताऊँगा। तो ये मुख्तलिफ स्पेनिश आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, और ये 13 स्टेट अंग्रेज़ों की थी। इन्होंने ये किया कि अब ज़ाहिर है बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इंग्लैंड से लोग यहाँ के आबाद होना शुरू हो गए। हुआ ये कि उसी ज़माने में ब्रिटेन और फ्रांस में 100 ईयर वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनियों पे बहुत टैक्स लगा दिए, अंग्रेज़ों ने भी लगा दिए। अब यहाँ बराबर में फ्रांस की कॉलोनियाँ थी, लुइसियानिया, और कनाडा पे ज़्यादातर उस वक्त ब्रिटेन का कब्ज़ा था, लेकिन कुछ फ्रांस की कॉलोनियाँ भी थी बहरहाल। तो यहाँ के जो थे तो अंग्रेज़, लेकिन अब ये क्या कहलाने लगे थे, अमेरिकन्स कहलाने लगे थे। और एक है नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन में याद रखो सिर्फ रेड इंडियंस नहीं थे, वो सारे लोग जो कि उस ज़माने में साइबेरिया से आबाद हुए थे और हज़ारों साल से यहाँ रह रहे थे, नेटिव अमेरिकन कहलाते थे, जिनमें प्रोमिनेंट रेड इंडियंस ही थे। लेकिन यहाँ देखो मैक्सिको में तो माया नस्ल के थे, साउथ अमेरिका में इनका नस्ल के थे, इनका तो कत्लेआम किया यूरोपियंस ने। और फिर जो अमेरिका में सेटलर्स हो गए थे वो अपने आप को अमेरिकन्स कहने लगे थे वो ब्रिटिश ओरिजिन लेकिन अमेरिकन्स। इन 13 स्टेट्स के अमेरिकन ने बगावत कर दी ब्रिटेन से और आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन ज़ाहिर ब्रिटेन तो सुपर पावर थी, उसके पास तो पूरी फ़ौज थी। तो अमरीकी रज़ाकार जो शहरी थे वो इसके ख़िलाफ़ सीना सुपर हो गए, लेकिन कोई लीडर भी तो चाहिए था। तो एक ब्रिटिश आर्मी का कर्नल जो कि ब्रिटिश आर्मी छोड़ के इन अमरीकियों के साथ मिल गया था, वो था जॉर्ज वाशिंगटन। जी हाँ, अमेरिका का फाउंडर। और उसने इन 13 स्टेट्स के रज़ाकारों को मुनज़्ज़म किया और अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, मदद किसने की, फ्रांस ने, क्योंकि पूरा ये जो कॉलोनियाँ थी इधर की वो सारी फ्रांस के पास थी। अमेरिका की इब्तदाई कॉलोनियाँ तो ये देखें, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलडेल्फिया, बेल्टीमोर, वाशिंगटन, जो बिल्कुल शुरू में से शामिल थे। तो बहरहाल ब्रिटेन को शिकस्त हुई और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। लेकिन ये लोग यहीं नहीं रुके। उस ज़माने में नेपोलियन बोनापार्ट को बड़ी शिकस्तें हो रही थी, तो उसने पूरा ये जो लुइसियाना, इतना बड़ा इलाका, 16 जो वो आज के दौर की स्टेट्स हैं अमेरिका की, ये सारी किसको भेज दी, अमेरिका को भेज दी। और अमेरिका एकदम यहाँ से यहाँ तक हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी इसको डील कहा जाता है रियल एस्टेट। क्या इनका ये सपना पूरा हो गया? नहीं जनाब, अमेरिका तो चाहता ये था कि यहाँ तक पहुँचे पैसिफिक ओशन, लेकिन जनाब दरमियान में अब ये सारा मैक्सिको का पार्ट था उस ज़माने में। और मैक्सिको बेसिकली स्पेन की कॉलोनी थी। दुनिया की बड़े तरीन अगर कंट्रीज़ देखा जाए एरिया वाइज स्पेनिश लैंग्वेज की, तो एक तो अर्जेंटीना है और एक मैक्सिको है। और उस ज़माने में ये भी मैक्सिको था, मैक्सिको अर्जेंटीना से बड़ा था।
अब अमेरिकन्स तो चालाकियों के उस ज़माने में भी माहिर थे। अमरीकियों ने जो सबसे बड़ा स्टेट थी टेक्सास और अमीर स्टेट थी, वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया। टेक्सास की मुकामी आबादी कम थी और अमेरिकन ज़्यादा हो गए। मैक्सिको के जो जनरल थे, जो कि उस वक्त उनके सदर भी थे, उनको ये बात पसंद नहीं, उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की। लेकिन यहीं दुनिया को अमेरिका की पावर का पता चला। ना सिर्फ अमेरिका ने मैक्सिको को इबरतनाक शिकस्त दी, उल्टा मैक्सिको तक पे कब्जा कर लिया। अब मैक्सिको की भी जो मेन आबादी है ना 90% वो है मैक्सिको के सिटी के आसपास की है, बाकी ये इलाके भी इनके गैर आबाद है। और ना सिर्फ टेक्सास छीन लिया बल्कि यहाँ की सारी स्टेट्स कैलिफोर्निया वगैरह सब अमेरिका से ले ली। लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर के तहत टेक्सास को और कैलिफोर्निया को अपने मुल्क में शामिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको आज़ाद स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन टेक्सास के साथ तो मिली भगत थी, टेक्सास 9 साल बाद ही अमेरिका में शामिल हो गया। कैलिफोर्निया नहीं होना चाह रहा था क्योंकि दुनिया का उस वक्त रिच तरीन मुल्क कैलिफोर्निया था। यानी समझो जो अमेरिका की 70% इनकम थी वो कहाँ थी? कैलिफोर्निया में। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि बाद में कैलिफोर्निया भी अमेरिका में शामिल हो गया और उसके बाद ही अमेरिका दुनिया का रिचेस्ट मुल्क बन गया। याद रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका फौजी ताकत तो नहीं था, लेकिन रिचेस्ट और बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री ज़रूर थी। वेल बाद में उन्होंने ये सारे इलाके भी ख़रीद लिए, छीन लिए मुख्तलिफ मुल्कों से, और इतना बड़ा हो गया अमेरिका। और फिर रशिया से अलास्का भी ख़रीद लिया। और एक जगह थी हवाई, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका का उस वक्त ये पार्ट नहीं था, लेकिन अमेरिका ने अड्डे बनाए हुए थे। हवाई का कैपिटल था होनोलुलु। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका न्यूट्रल था और दोनों को असला बेच रहा था, जर्मनी को भी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर का लीडर था, और ब्रिटेन को भी। और सदर थे इनके विल्सन। विल्सन का कहना ये था कि भाई हम खुद जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना होना चाह रहे। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अब ये अमेरिकियों का दावा है कि जी उनके पास ऐसी इतलात आई कि जर्मनी मैक्सिको को शामिल करना चाह रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका की किसी मुल्क से बराह रास्त जंग हुई है तो मैक्सिको से हुई है। आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था वो इसी कैंपेन पे जीता था कि मैं मैक्सिको से तारकीन वतन का रास्ता रोकूंगा। मैकाते मूवी भी इसी टॉपिक पे बनी हुई है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ से रोकने के चक्कर में अमेरिका, जैसा कि मैं बताया, अमेरिका को ख़तरा हुआ। अब दो बातें कही जाती हैं, कहा जाता है कि झूठ था और ऑफ कोर्स था। जर्मनी उस वक्त इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 1 में फटा हुआ था, उनको क्या ज़रूरत थी अमेरिका जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रियल मुल्कों के जंग में अपने ख़िलाफ़ लाए? वो नहीं लाना चाह रहे थे। हाँ, ये ज़रूर था कि ब्रिटेन का चूँकि ब्लॉकेड किया हुआ था, उनकी यू बोट आप 200 से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई थी, और आज तक दोबारा साइंटिस्ट यू बोट उस तरह की नहीं बना सके इतनी तरक्की के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चल रही थी। तो चूँकि जर्मनी के पास सोर्सेस कम थे, वसाइल कम थे, वो चाह रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ब्रिटेन में के पास कोई भी मुसाफिर बरदार जहाज़ भी आते थे तो उनको तबाह कर देते थे। उसमें अमेरिका के भी कुछ जहाज़ तबाह हो गए थे। तो कहा जाता है कि अमेरिका, ये सिर्फ झूठ था कि मैक्सिको वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो रहा था जर्मनी की तरफ से, इसको बहाना बना के अमेरिका जंग में कूद गया। और दूसरा मफरूज़ा ये है कि अमेरिका को ब्रिटेन ने कूदवाया जानबूझ के, ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट दिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो कैश किसने किए थे? ब्रिटेन ने। फिर अमेरिका को दिए कि ऐसे डॉक्यूमेंट पकड़ेगा, कि ऐसा कुछ नहीं था और ये जानबूझ के गेम किया गया ताकि अमेरिका उनकी मदद कर दे। जो भी हो, अमेरिका आ गया। और अगर मैक्सिको से ख़तरा होता तो भाई अपना बॉर्डर छोड़ के यहाँ क्यों जाओगे, जबकि अमेरिका की फ़ौज तो बस 1 लाख थी, और यहाँ तो ये हाल था कि जर्मनी की 25-30 लाख फ़ौज, ब्रिटेन की 25-30 लाख फ़ौज और फ्रांस की 25-30 लाख फ़ौज। ब्रिटेन फ्रांस मिलकर लड़ रहे थे जर्मनी के ख़िलाफ़, बल्कि उनका एक और इत्तेहादी भी था रशिया, और जर्मनी उससे भी लड़ने में मसरूफ़ था, आधी फ़ौज आ गई भी थी। लेकिन हुआ ये कि रशिया में कम्युनिस्टों की हुकूमत आ गई और जर्मनी की फ़ौज वहाँ से वापस आ गई, और अब वो ब्रिटेन फ्रांस में भारी पड़ने लगी थी। लेकिन फिर इन्वॉल्व हो गया अमेरिका। अब अमेरिका अब तक जंग में नहीं कूदा था, उनके वसाइल का मौजूद था। अब आप बोलो 1 लाख फ़ौज क्या कर लेगी? बिल्कुल जी कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका ने आम भर्ती फ़ौज में स्टार्ट कर दी और सारे मर्दों को कहा 15 साल से 60 साल के कि तुम फ़ौज में शामिल हो, क्योंकि पैसा बहुत था, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री थी। औरतों को कहा कि हम सबको नौकरी दे रहे हैं, और नौकरी क्या है कि तुमने असला बनाना है, मर्दों ने जंग लड़नी है। और ये कह के इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में शमूलियत अख्तियार कर ली।
और क्या था, रज़ाकारों को ट्रेनिंग मुसलसल ब्रिटेन फ्रांस के फौजी दे रहे थे। अब देखो वो ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग तो नहीं मिलती थी 2-2 महीने की, लेकिन फिर भी अफरादी क़ुव्वत बहुत बढ़ गई। और जर्मनी के पास टाइम ही तो नहीं था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज महदूद थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटेन फ्रांस की रेजिस्टिविटी बढ़ गई और जर्मनी को हथियार डालने पड़े। खैर विल्सन साहब इस बात के ख़िलाफ़ थे कि जर्मनी पर ज़्यादा जुल्म ना करो, और ब्रिटेन फ्रांस बास नहीं आए, जूइश बास नहीं आए, और उन्होंने बड़े जुल्म किए जिसके नतीजे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फिर अमेरिका आइसोलेट हो गया और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की 1939 तक, टिल 1941 आ गया जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया। अब फिर वही बात कि जापान ने बेवकूफ़ी क्यों की भाई, एक ऐसा कंट्री जो बड़ी एक इंडस्ट्रियल पावर है, और देख चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब जंग का नक्शा बदला था जब अमेरिका ने, वरना इक्वल मुकाबला चल रहा था, तो फिर क्यों किया? वेल मसला ये था कि जापान को पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत थी। अगर हिटलर रशिया में हमले की बेवकूफ़ी नहीं करता तो ये चीज़ें रशिया से मिल सकती थी, ठीक है ना। देखो अभी भी जो अमेरिका परेशान हो गया है, ये जो सऊदीया, चाइना, रशिया, ईरान का ग्रुप बनाई, क्योंकि 3 कंट्रीज में जिन पे दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल 3 ही कंट्रीज़ के पास है, और वो कौन है? सऊदी अरब, ईरान और रशिया। जबकि चाइना उनको टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रहा है, अमेरिका हालांकि भी पीछे, लेकिन टक्कर दे रहा है। तो अब ये जो मसला था कि जापान चाहता था कि सारे जो इलाके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो पेट्रोल रिच कंट्रीज़ हैं जिन पे ब्रिटेन का कब्जा था, उनसे छीन लें, लेकिन फ़िलिपाइन पे उस ज़माने में अमेरिका का कब्जा था। उनका ख्याल ये था कि अमेरिका मुदाखलत करेगा, और लग भी रहा था क्योंकि अमेरिका ने सख्त सैंक्शन लगा दी थी। देखो राज की बात तो ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व होना चाह रहा था, और ऐसे वक्त इन्वॉल्व होना चाह रहा था जब सारी कंट्रीज तबाह थे। वर्ल्ड वॉर 1 में भी अमेरिका ने पॉलिसी की, दुनिया की नज़रों में अच्छे बने कि हम तो जंग ख़त्म करने के लिए शामिल हुए, और यही सेम गेम खेला। रोजवेल्ट शामिल होना चाह रहे थे, कोई बहाना भी चाहिए था, लेकिन बस जानबूझ के ये इस तरह से, वरना ये जापान पे क्यों पाबंदी लगाते पेट्रोल बेचने में? फ़िलिपाइन पे उस वक्त अमेरिका का कब्जा था और अमेरिका ही जापान को पेट्रोल बेचता था, उन्होंने बेचने से मना कर दिया। नतीजा पर्ल हार्बर पे हमला किया जापान ने, लेकिन पूरा तबाह किए बगैर ही चले गए क्योंकि एडमिरल खुद आया नहीं था, उसने अपने डिप्टी को भेजा था, और बाद में फिर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो बहरहाल एंड में हुआ कि अमेरिका एक फातेह बन के निकला वर्ल्ड वॉर 2 का, और फिर उसके बाद शुरू हो गई कोल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। 91 में रशिया के टूटने से वो भी ख़त्म हो गई। अब अमेरिका को कोई ना कोई राइवल तो चाहिए जो ये टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं कि भाई ये रकम कहाँ खर्च हो रही है, क्यों हो रही है। तो अब इन्होंने प्रोपेगेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू किया, यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ शुरू किया, लेकिन किया तो उन दोनों के ख़िलाफ़, मगर टक्कर किसी और ने दे दी, यानी चाइना ने। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में अलहदगी की तहरीकें, जी हाँ, सबसे ज़्यादा तो टेक्सास अलग होना चाह रही है। बता चुका हूँ ज़्यादातर ये लोग वैसे भी कभी मैक्सिको की कॉलोनी थी, और मैक्सिको जो थी वो स्पेन की कॉलोनी थी। क्यों अलग होना चाह रहे हैं? देखो एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट अलास्का है, फिर टेक्सास। अलास्का तो खैर गैर आबाद है, टेक्सास आबाद है, और बड़े रिचेस्ट लोग रहते हैं। और अभी भी पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कौन सी है? कैलिफोर्निया। 535 में से 60 से ज़्यादा सीटें कैलिफोर्निया की, और अमेरिका की 30 करोड़ में से 6 करोड़ पॉपुलेशन कैलिफोर्निया की है। ज़्यादातर रिच लोग या तो टेक्सास में रहते हैं या कैलिफोर्निया में। यानी देखो अभी हम कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, और खाली कैलिफोर्निया जर्मनी के बाद 5वें नंबर पे आती है। यानी दुनिया के अगर 210 मुल्कों में से 206 मुल्कों से ऊपर है खाली कैलिफोर्निया की इकनॉमी, यानी अमेरिका की तकरीबन 55%, और 35 टेक्सास है, तो यानी बाकी 40 स्टेट तो सिर्फ 10% है। अगर ये दोनों अलग हो गई, जो कि अब ये होना चाहिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि यार पैसा तो सब पे खर्च होता है, और अमेरिका फजूल में भी पैसे बहुत खर्च करता है, ठीक है, इधर उधर की जंगों में भी। तो अब कैलिफोर्निया और टेक्सास में एक बगावत चल पड़ी है, और अगर ये दोनों अलग हो गई, और वैसे आपको पता है अगर ये डॉलर का डब्बा इसी तरह गोल होता रहा तो फिर ये जल्दी हो पाएगा। कैलिफोर्निया अपनी कोई नई करेंसी बना लेगा, टेक्सास भी अलग बना लेगा, तो क्या फिर ये 48 स्टेट्स एक रहेंगी? इस हवाले का तो नहीं होता, इनके तो फिर बहुत सारे टुकड़े टुकड़े ही होंगे।
वेल जुल्म भी बहुत किए। देखो अमेरिका शुरू में मजलूम था, अंग्रेज इन पे जुल्म करते थे, लेकिन जब इनके पास ताकत आ गई इन्होंने जुल्म करने शुरू कर दिए, और हर जालिम का अंजाम फिर एंड में जो होता है वो इनका होने वाला है। मैक्सिको की बात कर लें, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका के जुल्म का शिकार यही रहते हैं। हाँ बोलो। अमेरिका पे अंग्रेज जुल्म करते थे भाई यहाँ के लोग जो थे कमाते थे, अंग्रेज बहुत अनफेयर टैक्स लेते थे इनसे और ले गए छीन के चले जाते थे, हालांकि वो भी वही अंग्रेज थे, अंग्रेजी थे। देखो एक बात सुनो, अमेरिका के हज़ार बुरे चीज़ें लेकिन कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, वो सबको एक्सेप्ट भी करते हैं। अब तुम देखो ना, क्यूबन, फिलिपाइन, दुनिया भर के बेहतरीन ब्रेन यहाँ आते रहते हैं, जर्मन साइंटिस्ट भी हैं, फ्रेंच भी, पाकिस्तानी भी। मेरे कितने जो बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट टॉप के थे वो सारे अमेरिका, वो इतनी हाई सैलरी, और वो आपको फिर फैसिलिटेट भी करते हैं, और एक अमेरिकन नेशनलिज्म का एक नारा भी देते हैं, अमेरिकन कौम परस्ती का, और वो बड़ा कामयाब भी चल रहा है। देखो ना, अब जो ऋषि सुनक ब्रिटेन का पीएम है, अब पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन है, इंडियन कहते हैं कि इंडियन ओरिजिन है, जो भी है उसके, अब है नहीं है साउथ एशियन से, तो अमेरिका में साउथ एशियन बड़े बड़े उहदों पे इस वक्त हैं। तो अमेरिका के एक तो बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि उन्होंने दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को अपने मुल्क में बुलाया, और अभी भी जो अमेरिका कामयाब है, अब ज़्यादातर जब वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो एशियन, जापानी, जर्मन ही कर रहे हैं, और जब वो अमेरिका में 200-300 साल से आबाद हो जाते हैं तो वो अपना पुराना, उनको जापान या जर्मन से ज़्यादा वो अब अमेरिका के वफादार हो जाते हैं। लेकिन अब जो यूके, देखो कैलिफोर्निया इतना रिच है, तो उनका एक रीज़न बनता है कि भाई हम क्यों ना अलग मुल्क बन जाए। ये टेक्सास का बनता है कि अगर ये दोनों अलग मुल्क बन जाते हैं, कैलिफोर्निया, तो वो बड़े रिच हो जाएंगे। अभी तो उनके सोर्सेज जो हैं पूरे अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये टेक्सास का है। देखो ऐसा ही मसला स्पेन में भी चल रहा है। स्पेन की 5 स्टेट में से एक स्टेट है जहाँ 90% जो इनकम जनरेट करती है वो बाकी 4 में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वहाँ भी ये सिलसिला चल रहा है। कैलिस्ट्रो को मैं अलग बताऊँगा। तो जब हम देख लेते हैं कुछ टॉपिक बचा कुचा रह तो नहीं गया, तो जनाब नॉर्थ अमेरिका के फिज़िकल फीचर कोई इतने ख़ास नहीं है। एक ये सॉल्ट लेक सिटी है, बाकी तो ग्रेट लेक्स तो इसी में आती हैं। यहाँ देखें गल्फ ऑफ मैक्सिको आ जाता है, और कुछ मशहूर शहरों की बात कर लें, वाशिंगटन डीसी कैपिटल, ये न्यूयॉर्क। ज़्यादातर देखो इनकी भी जो आबादी है ना वो अटलांटिक ओशन के साथ है, सेंटर में बहुत कम है, और इस किनारे पे तो बहुत ही कम है। पैसिफिक में बस एक ही, 2 ही बड़े शहर हैं, जैसा कि एक लॉस एंजल्स, दूसरा सैन फ्रांसिस्को। बाकी आपने किसी शहर का इतना नाम भी नहीं सुना होगा। ज़्यादातर इनकी भी आबादी का है यहाँ अटलांटिक के साथ, और यही ओरिजिनल अमेरिका भी था। मैंने आपको बताया यही 13 स्टेट शुरू में बनी थी, बाद में तो इन्होंने फैलते रहे हैं, तो वो फैलने का काम गुजर गया, अब सुखड़ने का काम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी, यहाँ गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये आज हमने भाई पूरा नॉर्थ अमेरिका अच्छी तरह से कवर कर लिया। इंशाल्लाह ताला फिर बाकी जो रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, याद रहे अभी मैंने सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन नहीं कराए हैं, मैं अलग से करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। बड़ा अहम टॉपिक बता रहा हूँ, इस्तान कंट्रीज़ और इनका मैप। अब ये इस्तान कंट्रीज़ में आती कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? देखो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की कंट्री, जिनमें सबसे बड़ी है कज़ाकिस्तान, और फिर के से ये किर्गिस्तान, फिर तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, कज़ाकिस्तान का कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ ये मिल रही है कैस्पियन सी से। इधर से उरल माउंटेन्स आती हैं, और उरल माउंटेन चूँकि कज़ाकिस्तान में से कुछ गुजरती हैं, तो उरल माउंटेन के ये जो वेस्ट पे है एरिया कज़ाकिस्तान का, ये यूरोप में आता है। और कैस्पियन सी जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इससे जो कंट्रीज़ मिलती हैं उनमें तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर है, अज़रबैजान, ईरान, रशिया और कज़ाकिस्तान। इधर एक और बहुत बड़ी लेक है जिसे एरल झील कहते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी स्पेसशिप लॉन्च करने का स्टेशन भी कज़ाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त USSR का पार्ट होता था, और यूरेनियम के भी बहुत बड़े ज़खायर हैं। ये एरल सी कभी दुनिया की बड़ी तरीन लेक होती थी, लेकिन फिर यहाँ के इलाकों में गंदम और रुई उगाने के लिए यहाँ से पानी निकाल दिया गया, जिसके बाद ये झील बहुत छोटी रह गई है। कज़ाकिस्तान से काफ़ी मिलता जुलता है किर्गिस्तान, जिसका कैपिटल बिश्केक है। 75% एरिया जो है किर्गिस्तान में वो पहाड़ी है। किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है।
और ग़ाज़िस्तान का अब जो नया कैपिटल है वो नूर सुल्तान है। इधर देखें तो उज़्बेकिस्तान है जो डबल लैंडलॉक कंट्री है। जी हाँ, दुनिया में 2 ही डबल लैंडलॉक कंट्री है, एक लिंगिस्टिन जो यूरोप में, वो ज़ाहिर एरिया में सबसे छोटी है, और ज़ाहिर उज़्बेकिस्तान बहरहाल एक बड़ा मुल्क है। इसका जो कैपिटल है वो ताशकंद है। समरकंद, बुखारा तो बड़े अहम शहर हैं। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल अशकाबाद है। और तुर्कमानिस्तान में वसाइल बड़े हैं, लेकिन यहाँ भी डिक्टेटरशिप ही चलती है। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दोशंबे। और इधर नीचे अफ़गानिस्तान आता है, फिर ये हमारा पाकिस्तान है।